बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। हम अपने इदारों की कितनी तश्कील और ताज़ीम के हवाले से सीरियस हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रिसेंटली DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कैटेगोरिकली रिपीटेडली ये बोला कि भाई किसी किस्म की कोई डील में वो लोग या उनका इदारा शामिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे हुक्मरान हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सियासत के लिए, हमारे हुक्मरान हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुतअद्दिद बारहा ज़ेर बहस लेकर के आते हैं। ज़्यादा दूर मैं जाती नहीं हूँ। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इसी वीकेंड के ऊपर वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली आकर के पूरी आवाम को ये बताया कि किस तरह से PMLN के 4 सीनियर लीडर्स हैं, 4 सीनियर ऐसे मेंबर्स हैं जो कि फ्रंट बेंचेस पर बैठते हैं। वो किसी इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी से मिलते हैं और उनको मिलकर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को छोड़ें, आप हमारे बारे में सोचें, हम अगले वजारत उज़्मा के कैंडिडेट बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी ये बात कहीं गायब होती नहीं है, इसके ऊपर चर्चा होना भी कम होती ही नहीं है कि हम ये देखते हैं कि हुक्मरान, हमारे हुकूमती वज़रा जो हैं बेसिकली, वो इसको एक सोची समझी स्कीम के तहत, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के तहत इसी किस्म की बातों को मजीद बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। कल ही की बात है, एक और हमारे बड़े सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा साहब, उन्होंने नेशनल टीवी पर बैठ करके एक टॉक शो में कुछ बहुत ही अहम बातें की। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा आप खुद उन्हीं के मुंह से सुनिए, फिर शो में आगे चल के इस बारे में बात करते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बार बार उनसे सवाल भी किया गया। उन्होंने ये बताया फैसल वाडा साहब ने कि हाजिर सर्विस इस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत से मुलाकात की है 4 लोगों ने, किन्होंने शाहिद खान नवासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल एंड अयाज सादिक। मुझे नहीं पता कि ये बात किस हद तक सच है, लेकिन मैं एक चीज़ बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी नज़र उठा करके देख ले, कहीं पर यह नहीं होता कि हुक्मरान बेंचेस से इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे को जिसकी अपनी इज्जत है, उसको इस तरह से अपनी सियासत की पॉइंट स्कोरिंग के लिए जेर बहस लाया जाए, वो भी नेशनल टीवी के ऊपर। अवाम ये देखना चाहते हैं, हम भी ये देखना चाहते हैं कि इन बातों में किस हद तक सदाकत है। फवाद चौधरी साहब को कोई नोटिस दिया जाता है या उनसे पूछा जाता है इस हवाले से, फैसल वाडा साहब को कोई नोटिस दिया जाता है या उनसे इस हवाले में पूछा जाता है, दिस इज येट टू बी सीन। लेकिन एक शख्सियत जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, जो कि उन 4 नामों में से एक हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ बने हुए हैं, इसलिए खुशकिस्मती कह रही हूँ क्योंकि अगर ये बात सच है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो आने वाले वजारत उज़्मा के एक कैंडिडेट मेरे साथ आज के शो में मौजूद हैं। बड़े सीनियर मेंबर है PMLN के, मैं बात कर रही हूँ जी अयाज सादिक साहब की, फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वैसे तो हम आपसे कम ही वक्त मांगते हैं, लेकिन ये कुछ मुद्दा ऐसा है कि आपकी लब कुशाई के बगैर ये ऊंट किसी करवट बैठने वाला नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट अयाज साहब, मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लंदन गए, वापस आए, आपने सबको बताया, फिर आपके पीछे पीछे मियाँ साहब ने भी बताया कि जी 80 आने वाले हैं, आपने भी कहा मियाँ साहब आने वाले हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मीडिया में अयाज साहब ये खबरें चल रही हैं कि शायद आपने कोई 4-5 नाम दिए होंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब को, उनमें आपका नाम भी होगा और आपने कहा होगा अच्छा मियाँ साहब अगर तुसी नहीं बनना वजीर आजम 80 बन जाइए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत गुस्से होंगे, उन्होंने आपको डांटा होगा। कुछ ऐसा हुआ था क्या? क्योंकि यही खबरें पूरे मीडिया पे चल रही है। मैं तो आप लोगों पे हैरान हूँ, मीडिया पे हैरान हूँ कि मीडिया इन लोगों को इतना सीरियसली ले रहे हैं इस इशू पे। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि कभी कोई अपना नाम नहीं देता, ये बड़ी बेगैरती वाली बात होती कि मैं जाके वहाँ ये कहूँ कि मेरा नाम, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे पार्टी ने जो कुछ दिया मैंने कभी मांगा नहीं, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब से तस्दीक कर लीजिएगा। जिस दिन उन्होंने स्पीकर बनने का उन्होंने मुझ पर ये जिम्मेदारी की मेहरबानी की, तो मेरे लिए तो ये सरप्राइज था और मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें पता है कि हमारे कायद को पता है कि किसकी क्या अहलियत है। मैं तो ये हैरान हूँ कि 2 दिन से उन्होंने एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई, उस मनगढ़ंत स्टोरी के ऊपर आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं तो, आप अगर इंसिस्ट ना करती, ये बड़ा अनइम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर खास तौर से टेलीविजन पे आए, और बड़े ये बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करना है परवेज खटक, नूर आलम और जो और दड़ाने पड़ी हुई हैं इनके अंदर, उससे। मैं आपको एक लॉजिक वाली बात, अब जरा लॉजिक से बात करते हैं। 1999 में मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ मुझे मियाँ नवाज शरीफ पे एतमाद था, तो इसलिए मैंने 1 फरवरी 2001 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, और मियाँ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी परफॉर्मेंस भी करके
9 MNA थे मुस्लिम लीग नून के लाहौर में जब 1999 में हुकूमत ख़त्म हुई और मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था। 9 में से 8 मुस्लिम लीग नून छोड़ गए और 1 MNA मुस्लिम लीग नून में रह गया था। उस MNA का नाम था मलिक परवेज। और क्या आपको उन 8 MNAs के नाम पता है? मेरा ख्याल है किसी को भी याद नहीं वो 8 MNA कौन थे। मुस्लिम लीग नून बनाई है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। मुस्लिम लीग नून का पौधा लगाया, उसको उन्होंने प्रमोट किया, उसकी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, अपनी जान को भी खतरे में डाल के उन्होंने मुस्लिम लीग नून को बनाया। और आज ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि आप चले जाएं, ये इस पार्टी का, इस जमात का ज़मीर नहीं है। हाँ, वो ज़रूर है जो हुकूमती पार्टी, उसमें 3-4 उम्मीदवार हैं, मगर मैं नहीं कहता, बट हम जो सुनते हैं, जो हुकूमती बेंचेस से आवाज़ आती है, मगर हमारे में मेरा ये ख्याल है जो टाइम का टेस्ट है हम उससे सब गुजर चुके हैं। अब उसमें कोई उनसे ये कहेगा कि जब वो मुसीबत में, हम तो मुसीबत में खड़े होने वालों में से हैं, तो इस वक्त जो परेशानी और मुसीबत है नवाज शरीफ साहब पे, मरियम नवाज साहबा पे, शहबाज शरीफ साहब पे, हमजा साहब पे, अब शाहिद खाकान साहब से, ऐसा हमारी तो लंबी लाइन है। अगर तब नहीं टूटे तो अब ये ऐसी बात करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। और 4 जो कहते हैं ना, 4 लोग थे। यू आर अ वेरी वेरी ऑनरेबल मैन। आपकी सियासत, आपकी ये सब मैं नहीं बोलती, जो लोग सियासत को समझते हैं वो जानते हैं। इसीलिए सीधा सवाल सर आपके सामने रखूंगी और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सीधा ही इसका जवाब देंगे। सर आपने डिनाई किया, आपने डिनाई किया, का जवाब दूं जो आपने ये इसी बात का जवाब दूं, क्या कोई ऑनरेबल आदमी जाके अपना नाम देगा? कोई भी ऑनरेबल, आपने मुझे ऑनरेबल कहा, ये आपकी मेहरबानी है, कभी कोई नहीं देगा। और दूसरा, ये सियासत एक इज्जत के लिए भी होती है और कोशिश ये होती है कि हम कंट्रीब्यूट करें। आपका क्या ख्याल है कि हमारे ये जो नाम, ये जो है क्या नाम है इनका, जो भी है वो कराची वाले हैं, मैंने क्या शाहिद खाकान साहब ये करेंगे? क्या एहसन इकबाल साहब करेंगे? क्या राना सनाउल्लाह करेंगे? क्या ख्वाजा साद रफीक करेंगे? क्या ख्वाजा आसिफ साहब करेंगे? क्या राना तनवीर साहब करेंगे? नहीं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस तरह का करे। हम तो एक फैमिली का हिस्सा हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा यू आर अ वेरी वेरी ऑनरेबल मैन एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। और जब ऑनर की बात आती है तो सर सिर्फ तरदीद से काम नहीं चलेगा। आपने मुझे तरदीद दी, मैंने मनवा ने इसको तस्लीम किया विदाउट एनी इफ एंड बट्स। मेरे टीवी चैनल ने बिला किसी सेंसरशिप के इस तरदीद को चलाया। दिस प्रोग्राम इज गोइंग लाइव। लेकिन सर कोई कानूनी चारा जो भी करेंगे कि एक पॉलिटिशियन ने, एक ऑनरेबल पॉलिटिशियन ने आके तरदीद कर दी एंड दैट्स ऑल। यू नीड टू गो एंड नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट्स बिकॉज इट इज ऑल अबाउट ऑनर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे। एक चीज, दूसरी चीज सर साथ में जोड़ लीजिए बिकॉज वक्त कम है और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर भी मैं जवाब ले लूँ। क्या किसी भी लेवल पर सरदार अयाज सादिक सीधी बात में बैठ करके ये इंश्योर या गारंटी कर रहे हैं कि लंदन में या पाकिस्तान में रिसेंट टाइम्स में मियां नवाज शरीफ की या किसी और सीनियर लीडर की एस्टैब्लिशमेंट में इसके साथ कोई मुलाकात हुई है किसी भी लेवल पर? मैं अब कसम तो नहीं खाऊंगा, और मैं जिस तरह आपने कहा इंसान को इज्जत और वो सबसे होता है, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई सिवाय नवाज शरीफ साहब के। किसी इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त से मेरी मुलाकात नहीं हुई, चाहे वो सीनियर लेवल है, जूनियर लेवल है। मेरी जब भी हुई थी कभी मुलाकातें, जब मैं स्पीकर था तो वहाँ इस्लामाबाद में होती थी, या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के चेंबर में हुई हैं, या वहाँ पे, और किन इश्यूज के ऊपर वो सबको पता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, क्या आपका क्या ख्याल है हम जाके वक्त ज़ाया करें इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने एक शोशा लगाया, कल वो कोई और शोशा लगाएंगे, हम फिर जाएंगे? इट इज़ नॉट वर्थ इट। ये चीज़ इस काबिल ही नहीं है कि इसके ऊपर कोई चीज़ की जाए। एक झूठ वो बोल देंगे, कल दूसरा झूठ बोलेंगे, फिर हम अदालत में जाएंगे, फिर तीसरा झूठ बोलेंगे। ना हमारे पास वक्त है ये ज़ाया करने के लिए, ये उनके पास है। इसलिए कि वो जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, उन्होंने कुछ तो बेचना है। और मैं मीडिया पे हैरान हूँ, पिछले 2 दिन से ये चीज़ चला रहे हैं। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, आप एक दिन का प्रोग्राम करते ख़त्म कर देते, बट दिस इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी कि इतना उन्होंने आपका टाइम कंज्यूम कर लिया। बट रेस्ट अश्योर, नवाज शरीफ साहब को ना कोई छोड़ेगा, ना नवाज शरीफ साहब को ये जाके कहा जाएगा कि जी ये लिस्ट है हमारी, इनमें से किसी को बता दें। ये बिल्कुल मन घड़त स्टोरियां हैं और वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। तो अदालतों में जाना, टाइम ज़ाया करने के लिए वकीलों की फीसें देना, और वहाँ ये चीप पॉपुलैरिटी, ये हम इंशाल्लाह हम में से कोई भी नहीं ये करेगा।
फेयर इनफ। सरदार साहब, मेरे साथ जुबैर साहब थे एक दो रोज पहले, उनसे एक और खबर के बारे में डिस्कशन की। ही वाजंट प्रिवी टू दैट उस टाइम पर, लेकिन अब क्योंकि 2 दिन जाहिर सी बात है डेवलपमेंट इस बारे में हो गई है, तो एक खबर और मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहले हमें ये बताया गया था कि नवाज शरीफ इज़ नॉट रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ तहरीक अदम एतमाद अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि वो समझते हैं कि उसके लिए ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट की मदद चाहिए होती है। और हमें आप ही लोगों ने बताया, जो आप हमें सियासत पढ़ा देते हैं हम वो समझ जाते हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब नहीं हो सकती। फिर हमें बताया गया कि भाई शहबाज शरीफ साहब को गो अहेड दे दिया नवाज शरीफ साहब ने। सो क्या अब नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है? इज ही रेडी कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं? आपकी पार्टी का क्या स्टेटस है, मुझे पहले ये बताइए। जी देखें, ना तो किसी को गो हेड दिया है, ना कोई ऐसी बात है। डिस्कशन जरूर है। देखें, इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेके अगर हम ये गिराने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात फिर हमेशा के लिए माननी पड़ेगी। और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। तो ये कहना कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से होगा, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट अगर नॉन इंटरफेयरिंग एटीट्यूड रख लें तो फिर मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हो सकता है। ना हमें इस्टेब्लिशमेंट का नेक्स्ट इलेक्शन में ज़रूरत है, ना हम इस्टेब्लिशमेंट से अभी कुछ मांग रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो डिफेंस कर रहे हैं, अपने बॉर्डर्स की डिफेंस कर रहे हैं, और वहाँ बहुत ज़रूरत है। सो इसलिए ये सब स्टोरीज होती हैं कि जी वो करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, और ये बड़ा फ्रेजाइल हाउस ऑफ कार्ड्स है जो कि इस वक्त है हुकूमत का। मैं खुद कोट कर रहा हूँ कि हमारे ऑपोजिशन के जो एलाइज हैं वो हमें ये कहते हैं कि ये अगले इलेक्शन में हमारे ऊपर ये इनके साथ रहने का मलबा पड़ेगा। ये वो कहते हैं। अब मैं इस पर नाम नहीं लूँगा, मगर आप भी जानते हो, सिर्फ मेरे से नहीं बात करते और लोगों से भी करते हैं, और वो बार बार हुकूमत से नाराज भी हो जाते हैं, अपसेट भी हो जाते हैं पॉलिसीज की। अपने जो है उनके उसको तो छोड़ दें, करेंगे तहरीक अदम एतमाद के लिए? नहीं, ये अभी तक कोई चीज डिसाइडेड नहीं है। बट देखें, हमारी डिस्कशंस क्या होती, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर हम करेंगे, व्हाट नेक्स्ट? अगर हो जाता है, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद कौन गवर्नमेंट में आता है, वो तब क्या होगा, उसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सारी चीजें डिस्कस होके, और जब सारी ऑपोजिशन की पार्टीज तैयार होंगी, हो सकता है। ये नहीं है कि नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। मैं वसूख से ये कह रहा हूँ। अयाज साहब, जो आप मुझे कह रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब भी इसी पूरी चीज़ के ऊपर ऑन बोर्ड हैं? बिकॉज शहबाज शरीफ साहब अनाउंस करके गए थे मौलाना साहब से मिलने के लिए। उस दिन भी हमने 2 दिन शो किए थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, प्रेसिडेंट है आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूँ मौलाना साहब से मिलने के लिए, और हम तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना। फिर मौलाना साहब से मिले, बाद में आके मीडिया से गुफ्तगू की और दोबारा रीअश्योर किया कि हमने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बातचीत की है। सो हाउ मच यू पीपल आर ऑन बोर्ड? बातचीत की ना, बातचीत करना और चीज है, बातचीत का डिसीजन होना दूसरी चीज है। ये जब डिसीजन हो जाएगा, इसमें पीपल्स पार्टी को भी तो ऑन बोर्ड लेना है। पीडीएम की जमातें हैं, और मौलाना साहब नेचुरली वो भी हैं, पीडीएम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं, उनको भी ऑन बोर्ड लेना है, कॉन्फिडेंस करना है। और ये चीजें, बातें चलती रहती हैं। जब अप्रोप्रिएट टाइम सब सोचेंगे, उस वक्त एक दिन लगेगा कि इकट्ठे बैठ जाएंगे। और मेरा अपना अंदाजा है 5 वर्किंग डेज काफी हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। ओके, एक आखिरी सवाल जाते जाते, आईपोर का एक सर्वे आया है, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा नहीं गुजरा, लेकिन उसके ऊपर पीएमएलएन बहुत खुश थी। वही सर्वे जिसने पीएमएलएन को विफाक में और पंजाब में अक्सरियत दिलवाई, चाहे 1% से ही दिलवाई। लेकिन उसी सर्वे के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब सबसे पॉपुलर सीएम हैं। 51% लोग पंजाब के उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। सरदार अयाज सादिक ऑन द बिहाफ ऑफ पीएमएलएन उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद देंगे इस कामयाबी पर? जी, मैं आईपोर को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बुज़दार साहब को सेलेक्ट किया, उन्होंने जो सर्वे वगैरह किया है। मगर ठीक है, उनका सर्वे उन्होंने अपनी दानिश में किया होगा, मगर ये इलेक्शन बताएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। पहले लोकल बॉडीज और फिर जनरल। अगर जनरल पहले हो गया तो फिर उसमें पता चल जाएगा, लोकल बॉडीज पहले हो गया तो इंशाल्लाह उसमें भी ये ज़रूर सामने आएगा, पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच सरदार अयाज सादिक साहब, आपके वक्त के लिए। Yes, definitely. Let the people speak. Let the people of Pakistan decide who they want. अब आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा और आपसे फिर बात करेंगे। आप एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें राजा यासिर हमायूं साहब भी ज्वाइन करें। विल बी बैक इन अ बिट शॉर्टली।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक से पहले एक्सक्लूसिवली फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली PMLN के सीनियर लीडर अयाज सादिक साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। इस टाइम पर मेरे साथ बने हुए चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें अनकरीब राजा यासिर हमारे साहब ज्वाइन कर लें। चौधरी मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। अयाज सादिक साहब ने तो मुबारकबाद दी है आईपो सर्वे को, जिन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को पहले नंबर पर तमाम तर तरक्याती कामों की वजह से एज द बेस्ट CM इन पाकिस्तान जो है वो कंसिडर किया। आप क्या आईपोर को मुबारकबाद देंगे अयाज सादिक साहब की तरह ही, और उस्मान बुज़दार साहब को मुबारकबाद देंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि वो नंबर 1 पर है, और अनफॉर्चुनेटली आपके CM वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CM जो कि पिछले 14-15 सालों से जाहिर सी बात है हुक्मरानी में है। सिंध वासी आप लोगों से खुश नहीं है, आप लोग तीसरे नंबर पर हैं, और पहले नंबर पर वो उस्मान बुज़दार हैं जिनको आए हुए 3-3.5 साल हुए हैं। सर तो फिर बड़ी बात है। वसीम प्लस जो है वो अगर पहले नंबर पे हैं और सिर्फ सर्वे वालों को पता है या इमरान खान को पता है, कि दो लोगों को पता है कि उनकी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, बाकी लोगों को तो नहीं पता। कोई समझ नहीं है इस मुल्क के लोगों को, पंजाब के 12 करोड़ आवाम को नहीं पता, और सिर्फ उनको पता चल गया या इमरान खान को पता था। तो इस पे बिल्कुल वो सर्वे वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है और इमरान खान भी। और इमरान खान अगले इलेक्शन में पंजाब के अंदर वो बुज़दार साहब को कहेंगे कि वो लीड करें जो कैंपेन होगी उसको। चौधरी साहब ज्यादा जो दुख है ना वो इस चीज का, या शायद ज्यादा बुरा इस चीज का नहीं लग रहा होगा प्रोबेबली कि आप लोग CM उस्मान बुज़दार साहब से हार गए हैं। वो पहले नंबर पर, आप तीसरे नंबर पर हैं। ज्यादा अलमिया पता क्या है, क्योंकि आपकी पार्टी ये दावेदारी करती है कि जो अगली हुकूमत है वो आप लोगों की होगी, और पंजाब में भी आप लोग लीड करेंगे। मतलब पंजाब से भी आपकी बहुत ज्यादा सीटें निकलेंगी और पंजाब में भी आप हुकूमत करेंगे। फेडरल में तो बनाएंगे ही बनाएंगे सर। तो ये ज्यादा बड़ा अलमी है कि आप तो हुकूमत बनाने के हक हुक्मरानी के दावे कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ 30% सिंध के लोग हैं जो कि आपसे मुतमईन है। सर जी देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ऐसी पार्टी है जिसको कई बार बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की। आपको याद होगा 77 के अंदर मार्शल लॉ लगा और कहा कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल कर देंगे तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा आ गई पीपल्स पार्टी। फिर जो कुछ हुआ IGI बनाकर जो रिगिंग की गई, फिर 90 के इलेक्शन में असर खान केस आज भी पड़ा हुआ है, उसके नतीजे में जो कुछ हुआ। फिर 1997 के अंदर तो सिर्फ 14 सीट्स थी, लेकिन पीपल्स पार्टी हर बार कम बैक करती है। और ये नेचुरली जो लोगों के अंदर मौजूद होते हैं या लोगों की पार्टी है, उसे आप अननेचुरल तरीके से खत्म नहीं कर सकते, और कोई जो लोगों की पार्टी नहीं होती उसको आप अननेचुरल तरीके से आप उभार नहीं सकते। वो वक्ती तौर पर होते हैं, किधर गई कन्वेंशन लीग, किधर गई काफ लीग, किधर गई जुनेजो लीग, और यही कैफियत अब मिलती जुलती कैफियत इस पार्टी से है। राजा यासिर हमायूं साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन चौधरी मंजूर साहब मैं आप ही से अगला सवाल भी करना चाहूंगी। वो यही है कि चले सर्वे आया था तो मैंने कहा चले आपसे भी सर्वे के हवाले से पूछ लेते हैं, आपका कुछ दुख दर्द शेयर कर लेते हैं। लेकिन सर एक डिबेट चल निकली, और आप जैसे सियासतदान का पैनल में होने का मतलब ये है कि आपसे सवाल जरूर पूछा जाए, हमें कुछ इंसाइट मिलेगी। और वो जो नई बहस है जो एक दफा फिर से शुरू की गई है वो ये है कि जी निज़ाम कोलैप्स कर गया है, सदारती निज़ाम को लेकर के बात शुरू हो रही है, टेलीविजन पर इसके ऊपर एड्स भी शुरू हो गए हैं। सर ये हमें हुक्मरान जमात बता रही है कि किस तरह PMLN के जो 4 बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो किस तरह डील की मुतलाशी हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को छोड़े और हमारे बारे में सोचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी सियासी मंजरनामे को कैसे देख रही है, और आप अपनी स्टैंडिंग कहाँ देख रहे हैं? अच्छा देखिए, एक बुनियादी बात तो समझने वाली है कि इसका तो नून लीग को वजाहत करनी चाहिए या फिर DGI-SPR को वजाहत करनी चाहिए। ये क्या मुलाकातें हुई हैं, और हुकूमत को भी वजाहत करनी चाहिए कि अगर मुलाकातें हुई हैं, ये एक फ्रीक का तो बता रहे हैं, दूसरे फ्रीक का भी बताएं कि वो कौन थे और उन्होंने क्यों मुलाकात की और क्या बातें हुई। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये एक डाइवर्जन लगाया गया है जो सदारती निज़ाम की बहस है, क्योंकि बहस तो इस वक्त हो रही थी बेरोजगारी पे, महंगाई पे, ये जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हुई है उस पर बहस हो रही थी, जो स्टेट बैंक की चाबी हवाले की गई IMF के, और बाकी जो चीजें थी जो PTI का भी आज भी उन्होंने एप्लीकेशन दी कि आप उसको तश्तज़बाम ना करें, जो हमारी फंडिंग है उनके नाम ना बताएं। तो ये चीजें ज़ेरे बहस थी, उसको डाइवर्जन लगाएगी। ये पहली बार नहीं है, ना ही आखिरी बार है इस किस्म की। देखिए पाकिस्तान का जो आइन है उसको 2 तरीकों से आप तब्दील कर सकते हैं।
एक है कि आप आइन को तोड़ दें, अगर किसी में हिम्मत है, जुर्रत है तो तोड़ दे। एक ने तोड़ा था, वो जहाँ पे बैठा है सारी दुनिया को पता है, जनरल मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ। दूसरा बात यह है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आए, आइन साज असेंबली लेकर आए, और वो आइन बनाए 2/3 अक्सरियत से, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि आप फिर भी उसकी हैयत तब्दील नहीं कर सकते कि ये वफाकी होगा, पार्लिमानी होगा, जो पाकिस्तान जमहूरी होगा, वफाकी होगा, पार्लिमानी होगा। आप इसकी हैयत को तब्दील नहीं कर सकते। तो कोई तरीका नहीं है। पहले 4 सदारती निज़ाम रहे, पहले ने दरिया बेच दिए थे, पहले सदारती निज़ाम ने, दूसरे सदारती निज़ाम ने पाकिस्तान तोड़ दिया था, तीसरे सदारती निज़ाम ने सियाचिन दे दिया था, चौथे सदारती निज़ाम ने इस मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी जो लाखों लोगों को की अम्बात की सूरत में निकली, और जिस तरह से उसका सीन था, जो ड्रॉप सीन हुआ, वो हमारे सामने है सारा कुछ। और वो तो बिल्कुल इससे ज्यादा पावरफुल थे, वो 7 फौजी वर्दी में भी थे। अगर वो कुछ नहीं कर सके तो ये क्या कर सकेंगे? ये जो हरकत हो रही है, अगर इस किस्म की को हुई तो ये खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। चौधरी साहब, आपने बड़े अच्छे हवाले दिए, मुझे आपका वीडियो सोर्स भी मिल गया। आपने DGISPR साहब का जिक्र किया, अच्छा याद कराया। मैं चाहूंगी कि आवाम की भी याद दहानी एक दफ़ा हो जाए। राजा यासिर हमायूं साहब, आपकी थोड़ी सी अटेंशन चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। DGISPR ने बार बार अभी रिसेंटली भी हमें किस तरह से इदारे के स्टेटस के बारे में बताया कि वो बिल्कुल भी किसी किस्म की डील और किसी किस्म की सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जैक्टली DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेर गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता आया है? इस मामले में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। In my understanding, I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. And इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फायदे में बेहतर है। जी राजा यासिर हमायूं साहब, आपने सुना, चौधरी मंजूर साहब ने तो सुना ही होगा, लेकिन मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ, मुझे मेरे DGISPR ने कहा था कि आप उनसे सवाल पूछे जो ये बात कर रहे हैं, उनसे सबूत मांगे जो ये बात कर रहे हैं। तो सर आप मुझे नाम बताइए, आप मुझे सबूत दीजिए, और अगर आप नाम और सबूत नहीं दे सकते तो इसका मतलब है आप लोग झूठ बोल रहे हैं। फैसल वाडा से जाकर के पूछिए फवाद चौधरी साहब इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं, बताइए मुझे सच क्या है, नाम बताइए और सबूत दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली तो ये जो फीलर है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही है, हमारे तल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, ये आज की बात नहीं है। ये कई माह से जो मुस्लिम लीग नून के प्रो चैनल्स हैं या उनके जो साफ़ी उनके स्पोक्स पर्सनस का रोल अदा करते हैं, वो ये आज नहीं कर रहे, 3-4 माह से ये फीलिंग जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी जो बुनियादी वजह ये है कि नून लीग को ये एहसास हो गया है कि वो हमेशा से ही प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, बनाई इस्टेब्लिशमेंट ने थी, उसके कोई अवाम में रूट्स नहीं थे। हाँ, अब रूट्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ बन गया, मैं ये नहीं कहता कि अब भी नहीं है, लेकिन शुरुआत उसकी इस्टेब्लिशमेंट से थी। और पंजाब का जो स्पेशली सेंट्रल पंजाब का वोटर है, ये नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब दोनों का, वो जिधर इस्टेब्लिशमेंट होती है उधर वोट देना चाहते हैं। तो नून लीग ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुकी है कि उसका अपना वोट बैंक जो कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होने वाला नहीं है, उसको उसने खुद ही बावर कराया कि हम तो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। तो आप अपनी जो बुनियादी आपकी हियत है उसको तब्दील नहीं कर सकते। अब पीपल्स पार्टी अगर खड़ी हो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो जाहिर है कोई स्टैंस बनता है। इवन ANP भी खड़ी हो जाए तो उसका भी बनता है, एक उसके रूट्स हैं, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एंटी इस्टेब्लिशमेंट जदोजहद का। तो नून लीग को कहते हैं कि वो कवा चला अपनी हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी तो बन नहीं सकती। तो इसलिए अब वो उनको ये समझ आई है कि हम गलती कर बैठे हैं
और जो गुज़िश्ता कई साल से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया हमने बनाया हुआ था, वो उनके वोटर ने एक्सेप्ट नहीं किया। और मुझे किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया था, वो मेरे पीपल्स पार्टी के एक दोस्त थे, कि यार ये बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इनको तो लोग वोट इसलिए देते थे कि ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट थे, तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट आ रहे हैं तो इनके पास तो कैंडिडेट भी जो मेन इलेक्टेबल्स हैं वो इनको छोड़ जाएंगे। उसके बरक्स ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। तो ये बात कोई हमने नहीं फैलाई है, ये बेसिकली नून लीग वाले खुद ही इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। और उनसे पूछे उनसे किसने रब्ता किया। और क्योंकि अभी आपने मेरा ख्याल है पूरा बयान सुनाया भी है, तो एंड में DGISPR ने कहा है कि इसको बेहतर है मुल्क के मफाद में ना ही डिस्कस करें इस तरह की बातें। हाँ ना, तो फैसल वाडा साहब को कहें ना कि मत डिस्कस करें नेशनल टीवी पर, और फवाद चौधरी साहब से भी कहें कि इस तरह के बयानात ना दे। बाकी नून लीग से ऑब्वियसली अयाज सादिक साहब ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर हैरानगी भी का भी इजहार किया कि इसके ऊपर इतनी बात क्यों हो रही है, हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं। एक वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ होंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। राजा यासिर हमायूं साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सर आपके सामने सवाल रखूं। सर हमने देखा कि आपकी हुकूमती बेंचेस से ही हुकूमत के अगेंस्ट जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं। अच्छा, आवाज़ें उठना तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जिस तरह से उसके बाद ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद जाहिर सी बात है बहुत से सवालात लिए जाते हैं। नूर आलम खान साहब को आप देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल परवेज़ खटक साहब को आप देख लीजिए। नूर आलम खान साहब ने ज़रा से तनकीद क्या कर दी पार्टी पर, आप लोगों ने उनको शो कॉज दे दिया। आप लोगों का ये मानना है कि जी ये कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। चले जी, यहाँ तक बात ठीक थी। अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो भी गई और इन रिटर्न आपने उनको शो कॉज दे भी दिया, तो एटलीस्ट जवाब का तो इंतजार करें। आपने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से क्यों हटाया सर? जी देखें, बात यह है कि जब भी पार्टी के अंदर कोई डिसेंट होता है ना, तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में या पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स में शो किया जाता है, वो कभी फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं शो किया जाता। ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। पार्टी के अंदर ज़ाहिर है जो परवेज़ खटक साहब ने बात की वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में थी, उसका जो भी रिएक्शन था या जो भी था वो वहीं पे था। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला रह जाता है जब तक वो घर के अंदर हो। जब आप उसको ओपन फ्लोर पे डिस्कशन करते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो जाती है। और आप ज़ाहिर है पार्टी के बिहाफ पे अगर किसी कमेटी के मेंबर हैं तो फिर राज साहब वो कह रहे थे कि मैं 3 सालों से इजलासों में बात कर रहा था, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता था, कोई कान ही नहीं धरता था, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। अब मैं थक गया, इसलिए मुझे आवाम में बात करनी पड़ी। ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये राइट टू इट। लेकिन जाहिर है जब आप फिर इस तरह आवाम में बात करते हैं तो फिर आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, ये तो पार्टी के कायद ने डिसाइड करना है ना कि आपकी बात में कितना वजन है, उसको सुना जाना चाहिए नहीं सुना जाना चाहिए, एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन इट। और अगर उनको इतना ही एतराज़ है तो उनको चाहिए कि पार्टी के वोटों से लेके पार्टी के वोट लेके वो आए हैं कोई भी शख्स, तो अगर उसको इतना नाराज़गी हो गई है कि पार्टी में भी कोई नहीं सुन रहा और डिसेंट है, तो बहुत सारे ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। राजा हसन हमायूं साहब, तनकीद क्रिटिसिज्म आप लोगों से स्पेसिफिकली इमरान खान साहब से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? पहले तो इमरान खान साहब इख्तलाफ राय को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वो बल्कि कहते थे कि भाई अगर मैं गलत हूं और फिर भी अगर मुझे कहा जाएगा कि मैं गलत हूं तो उस चीज़ को बड़ा इनकरेज करते थे। वो एग्जैक्टली क्या कहते थे आप सुनिए। ये अच्छा या बुरा करे, मैंने इसी के साथ हूँ। ये तो मेरा कुत्ता भी मेरे साथ ये करेगा, मैं जो मर्जी करूँ कुत्ता मेरे साथ साथ चलेगा। वो जो मेरा मोटू है वो कभी मेरे से इख्तलाफ नहीं करेगा। मैं जो मर्जी करूं, मार कत्ल भी कर दूं, वो मेरे से जो मराता रहेगा मेरे साथ। इंसान तो वो। जी राज साहब, सुना आपने इमरान खान साहब को? क्या हो गया इमरान खान साहब को? ये वाले इमरान खान साहब किधर चले गए? बिल्कुल, अभी भी वो यही बिलीव करते हैं और मैं तकरीबन हर चौथे दिन कोई ना कोई बात पे इख्तलाफ भी हो जाता है। और मैं बहुत जूनियर हूँ पार्टी में, उसके बावजूद वो सुन भी लेते हैं और बड़े बड़े तअम्मुल से सुनते हैं। लेकिन एक तरीका होता है पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रह के करने का। आप जब 3-4 बंदे हों या एक छोटी मीटिंग हो तो उसमें आप जितनी मर्जी सख्त बात कर लें, खान साहब का भी माइंड नहीं करता। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो के अंदर मुझे सरदार अयाज सादिक साहब, चौधरी मंजूर साहब, राजा यासिर हमायूं साहब ने ज्वाइन किया था। इंशाअल्लाह ताला फ्रेश शो लेकर मंडे को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मीनवाइल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।